आप सबका बहुत शुक्रिया, रेख्ता फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया हमें यहाँ मदऊ करने के लिए। लखनऊ की दास्तान इसलिए ज़रूरी है कि लखनऊ इस दौर में अलामत है उस मिली जुली तहज़ीब का, उस अखलाक का जिसमें ये दर्स था कि सब साथ में रहें और इंसान के बीच कोई तफरीक, कोई भेदभाव ना हो और सिर्फ मोहब्बत ही एक अक़ीदा हो जो सबके साथ रहे। दास्तान गोई शुरू करने से पहले एक मुख्तसर सा तारुफ़ कि दास्तान गोई दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। दास्तान और गोई, दास्तान से मुराद है एक कहानी से, ख़ास तरह की कहानी, एक तवील कहानी, एक ऐसी कहानी जो क़िस्सा दर क़िस्सा आगे बढ़ती है और जो कई कई दिनों, कई कई रातों, कई कई हफ़्तों, कई कई महीनों तक सुनाई जाती है। तो दास्तानें बहुत सुनाई गईं, इनमें जो सबसे मकबूल हुई वो दास्तान थी दास्तान अमीर हमज़ा। यूँ तो शुरुआत इसकी ईरान से मानी जाती है, लेकिन दौर मुग़लिया में इसका बड़ा उरूज हुआ और ख़ास तौर पर दिल्ली के बाद जब ये दास्तान गोई लखनऊ पहुँची तो इसने अपनी शोहरत की नई मंजिलें तय की और मुंशी नवल किशोर के प्रेस ने पहली बार ज़बानी रिवायत के इस फ़न को किताबी शक्ल में मुरतब करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया 19वीं सदी में। तो उसके बाद ये दास्तानें 1883 से 1910 तक लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से मुतवातिर छपती रहीं और 1910 में जब ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो 46 जिल्दों में दास्तान अमीर हमज़ा दुनिया का लॉन्गेस्ट फिक्शनल नैरेटिव थी, यानी 46 जिल्दों में और हर जिल्द में 1000 पन्ने। तो 46,000 पन्नों पर मुश्तमिल दास्तान अमीर हमज़ा दुनिया का लॉन्गेस्ट फिक्शनल नैरेटिव है, यानी कि 46,000 पन्नों पर फैला एक ही कहानी का सरमाया। तो ये तो बात थी रिवायती दास्तान की। 2005 में इसकी तजदीद हुई शमसुररहमान फ़ारूक़ी साहब और महमूद फ़ारूक़ी साहब की कोशिशों से और उसके बाद एक कारवां शुरू हुआ जिसमें आज हम भी हैं, रजनी हैं, हमारे दोस्त अंकित चड्ढा थे, हमारे दौर के बहुत ही बेहतरीन दास्तान को, उनकी याद आना लाजमी है। और आज ये दास्तान एक जदीद दास्तान है, लखनऊ की दास्तान। सुने तो पेश है दास्तान शहर दास्तां उर्फ लखनऊ की। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। ये सच है कि जिंदा दिली की कोई किताब है तू, अदब का, हुस्नो हुनर का हंसी शबाब है तू, सरे चमन जिसका जलवा है वो गुलाब है तू। लखनऊ आज भी दुनिया में लाजवाब है तू, लखनऊ आज भी दुनिया में लाजवाब है तू। तो नाज़रीन, गुजरे ज़माने में लखनऊ में शहर दास्तां में रहता था एक दास्तान गो, ऐसा बेमिसाल दास्तान गो कि सारा आलम जिसकी मिसाल देता था। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाता था, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाता था कि सुनने वाले अपनी सुध बुध खो देते थे और उसी के किरदारों में महव हो जाते थे। लखनऊ जो शहर दास्तां था, तो ये दास्तान गो अपने दौर के लखनऊ की एक मुनफरद शिनाख्त था और कहा तो ये भी जाता था कि उसकी दास्तानें लखनऊ में हवा के परों पर सवार होकर सारे शहर की सैर कराती थी। और होता यूं था कि दास्तान वो अमीनाबाद में सुनाता था तो वो दास्तान बैक वक्त आलमबाग में और अलीगंज में भी सुनी जाती थी। ये बातें मुबालगा भी हो सकती हैं और उसकी बेमिसाल मकबूलियत का एक नमूना भी, मगर जो बात सच थी वो ये कि ये सब बातें माजी की कोई रूदात थी। और आज तो ये आलम था कि वो दास्तान गो जो कभी कहानियों का शहजादा था, किस्सों का सुल्तान था, आज गोशाए गुमनामी में पड़ा अपने हाल पर आंसू बहा रहा था, क्योंकि अब कहाँ वो लखनऊ, अब कहाँ वो लखनऊ, वो साकिनाने लखनऊ, रह गई बाकी ज़बां पर दास्ताने लखनऊ। दास्तानों पर उस दास्तान को ऐसा उबूर था कि उसने कुछ ऐसी दास्तानें भी कहीं कि जिससे इस शहर का किरदार नुमाया होकर लोगों के सामने आया। मगर अब वो दास्तान को बूढ़ा हो चुका था, 85 साल का बूढ़ा, और उसकी इन बूढ़ी आंखों ने लखनऊ में कई इंकलाब देखे थे। उसके देखते ही देखते ज़मीने शहर तहजीब ने कई गुल खिलाए थे और आसमाने शहर वफा ने कई रंग बदले थे। और अब तो यूं हुआ था कि वो दास्तान को खुद माजी की कोई रूदात था,
जो खुद इंतज़ार कर रहा था कि कोई उसकी समात को, उसके नुत्क को संवारे, नवाजे। और ऐसे ही दौर में एक दौर वो भी आया जब उसके पास 18 साल की एक लड़की आई। उसने उसे पहचाना तो दूर से आवाज़ दी कि आप तो वो मशहूर दास्तान गो है ना। इस दास्तान गो ने हैरत से उस लड़की की तरफ देखा और उससे कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस लड़की ने कहा कि मैं आपको पहचान गई, आप एक मशहूर दास्तान गो हैं। मेरे आबा व अजदाद इसी ज़मीन से थे। मैं आजकल विलायत में हूँ, लखनऊ के किस्सों पर, इस शहर पर पीएचडी कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। तो मैंने जब ये मसला, ये मौजू अपने वालिद साहब को बताया तो उन्होंने मुझसे आपका जिक्र किया और फरमाया कि दास्ताने, किस्से तो मैंने अपने बचपन में सुने थे एक दास्तान गो से। कैसा बेमिसाल दास्तान गो था वो। अगर तुम उसको कहीं से ढूंढ पाओ तो तुम्हारा काम बन जाए। मगर मुझे पता नहीं कि वो अब जिंदा भी है या मर गया, खुदा जाने किधर गया। तो बस मैं आपको तलाशती हुई आपकी दरियाफ्त में विलायत से चली आई लखनऊ, और मेरी खुशबख्ती कि मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा और आज मेरी मुलाकात आपसे हो गई। तो मेरी इल्तिजा आपसे है कि मुझे कुछ किस्से सुनाएं इस शहर के, जिससे इसका किरदार वाज़े हो। मैंने अपनी तहकीक में इस शहर की कुछ खुसूसियात निकाली हैं। मैं आपसे चाहती हूं कि इन खुसूसियात से मंसूब कुछ किस्से सुनाएं ताकि ये खुसूसियात पूरी तरह से नुमाया हो जाएं और सुनने वालों पर अया हो जाएं। उस लड़की की ये बात सुनी तो वो दास्तान गो खुद अपने हाल पर हंस दिया। कहने लगा, बेटी, जो खुद किस्सा बन गया हो वो क्या किस्सा सुनाएगा। न कोई मदावाए दर्दे जिगर करने वाला, न कोई मदावाए दर्दे जिगर करने वाला, न कोई पुरशिशे गम। वो बूढ़ा अपने हाल पर हंसा और उस लड़की से कहा, वैसे तो मैं दास्तान सुनाना तर्क कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, कब का भूल चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप इतनी दूर से आई हैं और लखनऊ वालों का तो तकाजा है कि पहले आप, तो इसलिए मैं आपको कुछ किस्से लखनऊ के अता फरमा देता हूँ। बताइए, लखनऊ के किस रंग पे किस्सा सुनेंगी आप? मेरी झोली में तो किस्सों की भरमार है। लड़की ने कहा कि मैंने यहाँ के अदब पर, यहाँ की ज़बान का नाम बड़ा सुना है, यहाँ का बड़ा शोहरा है। क्या आप मुझे उससे जुड़ा कोई किस्सा सुना सकते हैं? दास्तान गो ने फरमाया कि आपने सही कहा, लखनऊ की ज़बान तो वो चीज़ है कि अपनी शिनाख्त आप ही दे देती है। इंसान पूरी दुनिया में कहीं भी रहे, अगर लखनऊ का है तो इसी बात से पहचाना जाता है कि उसकी ज़बान कैसी है। तो सुनिए यह किस्सा शहर ज़बान का कि एक दफ़ा कहीं से कोई हज़रत लखनऊ आए इसी सवाल का जवाब तलाशते कि लखनऊ की ज़बान का आखिर इतना शोहरा क्यों है, आखिर क्या बात है इस ज़बान में, क्या जादू है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो लखनऊ आए और लखनऊ में सीधा पहुंच गए अमीनाबाद। अमीनाबाद में उन दिनों गुलफरोश औरतें यानी फूल बेचने वालियां बैठा करती थीं। ये जनाब वहीं कहीं पर गए, एक फूल वाली के रूबरू आए, उसे देखने लगे आंख भरकर। और लखनऊ में उस ज़माने में या किसी भी ज़माने में आंख भरकर एक टक देखना, घूर घूर कर देखना मायूब समझा जाता था, घटिया समझा जाता था। सो उस फूल वाली ने इन्हें टोका, क्या बात है, आप इस तरह कैसे देख रहे हैं। ये कुछ नहीं बोले। वो गुलफरोश औरत जिसने हरे रंग की साड़ी को जेब तन किया हुआ था, इन जनाब ने उसकी तरफ एक मिसरा उछाला कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा। ये वो दौर था हुजूर कि जब लखनऊ में शायरी का बोलबाला था और शायरी में गुफ्तगू करने को इंसान की एक सिफत समझा जाता था। ये जनाब जो बाहर से आए थे, इन्होंने सोचा कि मैं तो बड़ा मुहज़्ज़ब हूं और ये मामूली फूल वाली है, मैं इसकी तरफ कोई मिसरा उछालूंगा, ये मरूब हो जाएगी, ये फरेफ्ता हो जाएगी। मगर उनका दांव उल्टा पड़ गया।
जो ही उन्होंने ये मिसरा उछाला कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा, उस फूल वाली ने अपने तेवर कड़े किए और इनसे पूछा, कहां के रहने वाले हो? अब ये सकपकाए लटपटाए, इन्होंने कहा, जी लखनऊ का हूं, यहीं का हूं। उसने कहा, लखनऊ के तो नहीं हूं। इन्होंने कहा, जी लखनऊ का हूं। उन्होंने कहा, लखनऊ के होते तो यूं ना कहते। अब इन्होंने फरमाया इश्तियाक के साथ कि लखनऊ के होते तो किस तरह कहते? अब उस फूल वाली ने जवाब दिया कि लखनऊ में किसी खातून से यह कहना कि मैंने आपका तन देखा, ये शान की बात नहीं है, ये बदतमीजी की बात है। लखनऊ वाले इस तरह कभी नहीं कह सकते। लखनऊ के होते आप तो कुछ यूं कहते कि सब्ज फानूस में एक शम्मा को रोशन देखा। बूढ़े ने फरमाया कि वाह 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 भाई, बात करने का सलीका अगर किसी को सीखना है तो लखनऊ वालों से सीखे। बुलबुल गजल सराई आगे हमारे मत कर, बुलबुल गजल सराई आगे हमारे मत कर, सब हमसे सीखते हैं अंदाज गुफ्तगू का। लड़की ये किस्सा सुनकर गुले गुलजार हो गई और कहने लगी, देखिए आप तो मुझे किस्सा सुनाने को राजी नहीं थे, बस वो क्या कहा है किसी ने, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। ये दास्तान गो जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा दास्तान गो था, अब गर्दिश आसमां कुछ ऐसी हुई कि अब दास्तान सुनाना छोड़कर लखनऊ के बाजारों में पान और छालियां बेचते हुए फिरता था। कोई इसे नहीं पहचानता था, और अगर कोई इसे पहचान गया और उसने इनसे पूछा कि आप तो वो मशहूर दास्तान गो हैं, आपने दास्तान सुनाना क्यों छोड़ दिया और ये पान और छालियां क्यों बेचने लगे, तो इनका जवाब होता था, वो बड़े तिलमिला के जवाब दिया करते थे। कहते थे, अरे कहाँ हैं वो कहानियों के सुनने वाले, अरे कहाँ है वो मद्दाह, वो रसिया, वो अब कहाँ गए, उनकी तलाश में तो मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। अरे वो तो कब के कब्रों में सो चुके, अब उन्हें ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर अगर कोई हंसकर पूछता कि चलिए बताइए कि अगर दास्तानें नहीं सुनाते तो पान क्यों बेचने लगे, तो फिर कहते, क्या बताएं साहब, आजकल लखनऊ के लोग पान खाने का सलीका भूल गए हैं। अब ये भी कोई बात है कि पान का पत्ता मुंह में रखा, चुभलाया और थूक दिया? अरे इसके अपने आदाब हैं, इसके अपने सलीके हैं, जिससे पूरे माशरे की शिनाख्त मंसूब है। तो बस आजकल मेरा यही काम है कि कम से कम 2-4 लोग तो रहे रास्त पर आ जाएं। शर्त इतनी कि बेशऊर न हो, शर्त इतनी कि बेशऊर न हो, दोस्त क्या हम उदू पे मरते हैं। तो अब दास्तान इस मोड़ पर है कि उस लड़की ने दास्तान गो से कहा कि सलीका लखनऊ वालों का बड़ा मशहूर हुआ, तो ये सलीका क्या है, इस सलीके पर कोई किस्सा सुनाए कि ये सलीका लखनऊ वालों का पूरी तरह वाज़े हो जाए। तो दास्तान गो ने अपना अगला किस्सा शुरू किया। उसने कहा, तो हुआ यूं कि एक बार लखनऊ के एक नवाब अपने वजीर के साथ रात में अपना भेष बदलकर रियाया का हाल जानने के लिए निकला करते थे। अब एक दफ़ा जब वो ऐसे ही अपना भेष बदलकर रियाया का हाल जानने के लिए लखनऊ की गलियों में घूम रहे थे, तो उन्हें एक सिमत से किसी खातून की आवाज़ सुनाई दी, वो जा रहा है, वो जा रहा है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्हें दूसरी आवाज़ सुनाई दी, वो न होगा। और फिर इसके तुरंत बाद तीसरी आवाज़ आई, बेशक वो होता तो वो न जाता। अब तो नवाब साहब का दिमाग चक्कर खा गया, यहाँ तक कि उन्हें ये पोशीदा बातचीत अपनी शान के खिलाफ महसूस हुई। तो बस फिर क्या था, उन्होंने अगले ही दिन इन तीनों लड़कियों को अपने दरबार में बुला भेजा और उनसे पूछा, ये तुम घर के अंदर बैठ के जो पोशीदा बातचीत कर रही थी, इसकी तशरीह करो, इसका खुलासा करो। हाज़रीन, अब ये बातें
सिर्फ उस ज़माने की नहीं है, अब इस ज़माने की भी हैं कि सब चाहते हैं कि आपके फ़ोन मैसेजेस में क्या क्या आता है वो जाने, राइट? हाकिम वक्त की निशानी ये है कि उसे बड़ी दिलचस्पी रहती है कि आप अपने घर में क्या बातें कर रहे हैं। तो हाजरीन, जब नवाब ने कड़क कर उन तीनों लड़कियों से पूछा तो उन तीनों लड़कियों को बहुत गुस्सा आया। उनमें सबसे छोटी लड़की ने अपनी बहन से कहा, जिज्जी हमें तो ये वो लगता है। मजली ने कहा, नहीं 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 नहीं, वो होता तो वो ना होते। और फिर बड़ी ने कहा, अरे ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनके वो नहीं होते। अब बस फिर क्या था, नवाब साहब का तो सब्र का बांध ही टूट गया। वो सोचने लगे, अरे इसी पोशीदा गुफ्तगू के चक्कर में तो मैंने इन तीनों को यहाँ बुलाया था, ये है कि फिर उसी बात पर। अब उन्होंने अपने पूरे जाओ जलाल के साथ कड़क कर इन लड़कियों से कहा, देखो दरबार को मजाक न समझो, जो तुम तीनों पोशीदा बातचीत कर रही थी उसकी तशरीह करो, उसका खुलासा करो, वरना तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब ये बात सुनकर बेचारी तीनों लड़कियां डर गईं। फिर उनमें से सबसे बड़ी बहन ने कहा, हुजूर हम आपका मजाक उड़ाएं, आपकी शान में गुस्ताखी करें, ऐसी हमारी मजाल कहाँ। हम पर तो खुद ही वक्त की ऐसी मार पड़ी है कि बस माँ बाप तो इस दुनिया से जाते रहे, बस अब किसी तरह चिकनकारी का काम करके अपना पेट पालते हैं। हुआ दरअसल यूं उस दिन कि हम तीनों बैठकर कढ़ाई का काम कर रही थी तो पास का चिराग बुझने लगा। इस पर छोटी बहन ने अपनी गुर्बत को ज़बान पर न लाने की गरज से बस इतनी सी बात कही कि वो जा रहा है, यानी कि चिराग बुझ रहा है। और फिर मजली ने इसी बात की तर्ज को आगे बढ़ाते हुए, तेल का नाम न लेते हुए बस इतनी सी बात कही कि वो न होगा। और फिर बड़ी ने यानी मैंने इसी बात को आगे बढ़ाया और कहा, बेशक वो होता तो वो न जाता। अब हाजरीन, आप ही लोगों की तरह बादशाह साहब भी ये सुनकर खुश हो ही रहे थे कि बड़ी फिर से बोली और कहने लगी, अच्छा अब ये भी जान लीजिए कि अभी अभी इस दरबार में क्या बातचीत हुई। अब देखिए, हम पर्दा करने वाले घरों की लड़कियां हैं, हमें यहाँ आने में कितनी निदामत हुई, कितनी दिक्कत हुई, ये हम ही जानती हैं। इसीलिए हमें बहुत गुस्सा आया और छोटी ने आपको देखकर कहा कि हमें तो ये वो लगता है, यानी कि जानवर। और फिर मजली ने कहा कि नहीं नहीं, वो होता तो वो ना होते, यानी कि सींग। और फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे भी तो होते हैं जिनके वो नहीं होते, यानी गधा। अब हाजरीन, कोई और नवाब होता है, कोई और बादशाह होता तो न जाने गुस्से में क्या का क्या कर गया होता। लेकिन ये लखनऊ के नवाब थे जिन्होंने इन लड़कियों की ईमानदारी, इनकी जहानत, इनके बात करने के सलीके को पहचाना और इन तीनों को माला माल करके वहां से विदा किया। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। लड़की ने इन किस्सों को सुनकर कहा कि ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन आज का जैसा दौर है, आज की जैसी हुकूमतें हैं, क्या ऐसे दौर में लखनऊ के माजी का कोई ऐसा किस्सा है जो कौमी यकजहती को दिखाता हो? लखनऊ के दौर का कोई किस्सा क्या, लखनऊ तो खुद एक किस्सा है जो कौमी यकजहती को दिखाता है। जाने आलम वाजिद अली शाह का कौल है कि इंसान की पहचान सिर्फ इससे होनी चाहिए कि उसमें इंसानियत है या नहीं। ये कौन लोग हैं जो शिनाख्तें बदल रहे हैं? दास्तान गो ने शुरू किया अपना अगला किस्सा।
कहा कि देखें रवादारी क्या चीज़ है, देखें दोस्ती क्या चीज़ है, देखें मोहब्बत क्या चीज़ है, और देखें अखलाक क्या चीज़ है। तो तकसीम के तुरंत बाद एक अमरीकी शख्स लखनऊ आए तो अंगूर की बेटी से नाजबरदारी करने के लिए एक मैखाने में दाखिल हुए। वक्त गालिबन यही रहा होगा, ठंड का ही समा रहा होगा। अब मैखाने में जो दाखिल हुए तो एक हाव हू का आलम था, एक हंगामा था, मगर इनकी नजर जाकर टिकी कोने में। एक मेज पर एक बुजुर्ग शराब पी रहे थे तन्हा बैठकर, और उनकी मेज पर शराब के 2 गिलास थे और वो बारी बारी से दोनों गिलासों को इस्तेमाल में ला रहे थे। तो ये अमरीकी जो वहां पहुंचा था, इसको बड़ी हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, 2 गिलासों से शराब कैसे पी जा रही है। ये इश्तियाक से पुर होकर उनके पास गया और उनसे इसका सबब पूछा। बुजुर्गवार बोले कि जनाब, मेरा नाम कालिका श्रीवास्तव है। इस मेज पर ये 1 गिलास मेरा है और ये 1 गिलास मेरे बचपन के दोस्त, अजीज दोस्त इफ्तिखार हुसैन का, जिसे तकसीम ने धक्का देकर सरहद के उस पार गिरा दिया। शराब पीना हमने बचपन में एक ही साथ शुरू किया था, और उसके बाद जब तक इफ्तिखार यहां रहा, हमने साथ ही में शराब पी। फिर एक दिन बंटवारे की आंधी चली, इफ्तिखार उधर चला गया। अब उसकी याद आती है तो शराब की तरफ खिंचता हूं, मगर उसके बगैर पीने का भी जी नहीं चाहता। ये उसकी याद से बेवफाई करने जैसा लगता है। सो इस याद का मदावे जिगर मैंने कुछ यूं किया कि मैंने 2 गिलास मंगवाए। अब मैं 2 गिलासों में जाम बनवाता हूं और बारी बारी से दोनों को इस्तेमाल में लाता हूं। 1 गिलास मैं अपनी तरफ से पीता हूं, 1 गिलास इफ्तिखार की तरफ से। वो अमरीकी सदा पे बहुत खुश हुआ, वहां से वापस चला गया। कुछ दिनों बाद फिर जब लखनऊ आया तो फिर उसी मैखाने में पहुंचा। इस बार देखा कि कालिका बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर एक मामूली सी तब्दीली के साथ। इस बार गिलास 1 है। उसने पूछा कि भाई, इस तब्दीली की क्या वजह है। कालिका साहब ने फरमाया कि हुजूर, मैंने शराब पीना तर्क कर दिया है। क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर आप शराब पिएंगे तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मैं तो शराब पीना कब का छोड़ चुका। ये तो इफ्तिखार के हिस्से की शराब है जो मैं इसकी तरफ से पी रहा हूं। यहां के दोस्त बावफा, मोहब्बतों से आशना, किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर। निभाई अपनी आन भी, बढ़ाई दिल की शान भी, है ऐसे मेहरबान भी, कहो तो दे दे जान भी, जो दोस्ती का हो यकीन, ये लखनऊ की सरजमीं। लड़की सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, वाह वाह वाह, अगर इसी तरह की दास्तानें रही, इसी तरह के किस्से रहे तो इस माजी का क्या, बल्कि आज का दौर भी रोशन रहेगा। इससे हमें उम्मीद है कि हमें हमेशा ये दोस्ती याद रहेगी। लेकिन ये किस्से को सुनकर मैं थोड़ी संजीदा हो गई। क्या लखनऊ का कोई किस्सा ऐसा भी है जिसमें वहाँ की हाजिर जवाबी, वहाँ के कहकहूँ, वहाँ की खुश मजाक, लोगों की तरबियत से जुड़ा कोई किस्सा है? तो बूढ़े ने कहा, नेकी और पूछ पूछ अभी लो। तो ये सुनो, ये किस्सा एक नवाब का, जिसमें एक किस्सा तो है लेकिन एक सबक भी है। तो हुआ यूं कि एक नवाब साहब थे लखनऊ के,
जिन्हें अपनी नवाबी का चिराग अपनी बेगम के आंसुओं से रोशन रखने का बड़ा शौक था। अब नवाब साहब पूरा दिन घर में बैठे हुक्का गुड़ 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 गुड़ाया करते और बेगम बेचारी पूरा दिन मोहल्ले भर के कपड़े सिलती ताकि गृहस्थी चल सके। बेगम ने नवाब साहब को कई बार समझाया, नवाब साहब सुधर जाइए सुधर जाइए सुधर जाइए, लेकिन नवाब साहब सुधरने वाले न थे। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे ही बेगम कपड़े सिलाई का काम करके हटी, नवाब साहब ने फौरन हुक्म पेश कर दिया कि बेगम आज तो हमारा हलवा खाने को जी चाहता है। अब बेगम बेचारी सुबह की थकी हारी थोड़ा आराम करना चाहती थी। उन्होंने बस नवाब साहब से इतना कहा, नवाब साहब थोड़ा एक दम लीजिए, बस अभी बनाए देती हूँ। लेकिन नवाब साहब तो न मानने वाले। बेगम ने फिर से बड़ी दबी सी, बड़ी मीठी सी, बड़ी नरम सी आवाज़ में कहा, अरे ज़रा ठहर जाइए, बस अभी बनाए देती हूँ। लेकिन इतनी देर में तो नवाब साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। लेकिन उस दिन बेगम ने भी ठान ली। अब नवाब साहब बहुत गुस्सा हुए, चिल्लाने लगे, गालियाँ देने लगे, लेकिन बेगम ने ठान ली, न उठी तो न उठी। उल्टा नवाब साहब से कह दिया, सुनिए ज्यादा जल्दी हो तो खुद ही बना लीजिए। अब तो नवाब साहब को ताव आ गया, बड़बड़ाते गए, रसोई के अंदर घुसे तो पहला ख्याल आया, ओहो हलवा बनाना तो आता ही नहीं। फिर जरा सोचा, हलवा कुछ लिजलिजा सा होता है, आटा और पानी, सही बात। बस फिर क्या था, आटा और पानी मिलाया, कढ़ाई में रखा और जलते चूल्हे पर चढ़ा के लगे कढ़ाई उलटने पलटने। थोड़ी देर देखते रहे, लेकिन हलवा तो ना बना। फिर सोचने लगे, हलवे आटे के तो गुलगुले भी बनते हैं। फिर बेगम को सुना के कहा, बेगम आज हम हलवा वलवा नहीं खाएंगे, आज हम गुलगुले खाएंगे, गुलगुले। फिर देखते रहे, लेकिन वो गुलगुले भी ना बने। फिर ख्याल आया, अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने सोचा, आटे के तो चिल्ले भी बनते हैं। फिर बेगम को सुना, क्या बेगम आज का मौसम देखा है आपने, इतना ठंड हो रही है कि आज तो हम चिल्ले ही खाएंगे बस। फिर सोचा चिल्ले बनाने के लिए आटे में थोड़ा और पानी मिलाने की जरूरत है। बस हाजरीन, थोड़े के चक्कर में ज्यादा पानी मिला दिया और सब पानी पानी हो गया। अब नवाब साहब के हाथ पैर फूलने लगे, परेशान हो गए, छक्के छूटने लगे। जब कुछ समझ ना आया तो पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि आए बेगम, हाय आज तो जान ही चली जाती है बस। ओहो अजी ऐसा पेट में दर्द उठा है कि बस अब तो कुछ ना खाया जाएगा। ओहो बेगम आज तो बस नींद ही आ जाए, वही बहुत है। ओहो। अब नवाब साहब ये ड्रामा थोड़ी देर तो करते रहे, फिर उन्होंने धीरे से चुपके से बेगम की तरफ आंख उठा के देखा तो बेचारी बेगम जो सुबह की थकी थी वो कब की सो चुकी थी। दास्तान को अब पूरे रंग में आने लगा था और लड़की भी समझ गई थी कि उसको अपनी थीसिस के लिए, अपनी तहकीक के लिए बड़ी काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। उस लड़की ने दास्तान गो से कहा कि इस किस्से में कहे तो थे, हंसी तो थी, लेकिन एक बड़ी संजीदा बात थी कि इस किस्से से अवध की औरतों की अजमत अयां होती है। इस पर दास्तान गो ने फरमाया कि औरतों का किरदार तो यहाँ की तुमने देखा, अब यहाँ के भांडों का जलवा देखो। कि लखनऊ में किसी रईस के यहाँ कोई दावत थी जिसमें भांड भी आए और अपने फन का मुजाहिरा किया। ऐसी जोरदार पेशकश थी कि सब खुश हुए और पेशकश के बाद उस रईस ने भांडों को नजराने में एक दुशाला दिया, मगर यह दुशाला बड़ा ही बोसीदा पुराना था। भांडों को यह हरकत खराब लगी, सो रईस को आईना दिखाने के लिए उन भांडों में से एक भांड वो दुशाला लेकर बैठ गया और आंखें बड़ी करके उस दुशाले में कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगा। एक भांड ने उससे पूछा, अरे 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 इस तरह से आंखें बड़ी करके क्या पढ़ रहे हो? तो दूसरे ने फरमाया, इसमें कुछ लिखा है, वही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह। हैं? अरे आगे भी तो लिखा होगा। अरे इतना ही लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे मोहम्मदुर रसूल अल्लाह भी लिखा होगा, जरा ध्यान से देखो कहीं। मैं वो कैसे लिखा हो सकता है, ये इतना पुराना दुशाला है, अल्लाह के रसूल से भी पहले का है। वो रईस बेचारे शर्मसार हुए और फौरन एक नया दुशाला मंगवाया गया। इससे हाजरीन ये भी सीख मिलती है कि कलाकारों की कला का वाजिब सम्मान होना चाहिए और नजराना। इसी सिलसिले का एक किस्सा हाजरीन और सुनिए कि गाजुद्दीन हैदर के जमाने में एक भांड बड़ा मशहूर हुआ जिसका नाम था अच्छे जानी भांड। अच्छे जानी अपने नाम ही की तरह बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे भांड थे। सो एक जगह उन्होंने फन का मुजाहिरा किया। फन के पेशकश के बाद दावत हुई, दस्तरखान बिछा तो अच्छे जानी भी बैठे। परोसने वाले ने अच्छे जानी को हर एक चीज परोसी, पर न जाने क्यों मुर्ग परोसना भूल गया, जबकि मुर्ग एक डोंगे में अच्छे जानी की तश्तरी के बिल्कुल पड़ोस में रखा हुआ था। अच्छे जानी को यह हरकत तहजीब और जायके दोनों एतबार से खटक रही थी। अच्छे जानी अपने पर आ गए और उन्होंने एक तरकीब सोची। वो यक बयक हंसने लगे। जब लोगों ने अच्छे जानी को इस तरह से यक बयक हंसते हुए पाया तो उनसे पूछा, अरे भाई अच्छे मियाँ क्या हुआ जो आपको इस तरह से हंसी आई? अच्छे जानी बोले, भाई ये मुर्ग देख रहे हो, ये हजरत अभी 2 लम्हा पहले तक यहाँ मेज से अलगनी पर, अलगनी से मुंडेर पर, मुंडेर से दरवाजे पर, दरवाजे से खिड़की पर और जाने कहां कहां फुदकते घूम रहे थे। अब इनमें इतनी ताब नहीं है कि एक हाथ की दूरी तय कर लें, डोंगे से तश्तरी में आ जाए। परोसने वाला शर्मसार हुआ और अच्छे जानी भांड को आखिरकार मुर्ग परोसा गया। तो हाजरीन लड़की ने किस्सा सुन के कहा कि अच्छे जानी तो अच्छे जानी, यहाँ तो खाने के वक्त भी उन्होंने अपने फ़न का मुजाहिरा किया, लेकिन एक मौजू है जिसका बयान शायद सबसे पहले आना चाहिए था। तो बूढ़े ने कहा, क्या जायका? तो लो सुनो ये किस्सा लखनऊ के जायके का। तो दिल्ली का एक शहजादा जिसका नाम था आसमान कद्र, वो दिल्ली से लखनऊ आया। तो लखनऊ आया तो वाजिद अली शाह ने उसे अपने यहाँ खाने पर बुलाया। अब खाने में सबसे पहले उसे एक खूबसूरत, एक रसीला, एक लाजवाब मुरब्बा पेश किया गया। मुरब्बा देखते ही शहजादा उसकी तरफ खाने को दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुरब्बा खाया उसका तो सर चकराया। वो दरअसल मुरब्बा नहीं, गोश्त का नमकीन कोरमा था जिसे वाजिद अली शाह के मुलाजिमों ने खास तौर पर आसमान कद्र के लिए तैयार किया था। अब वो इस कदर तैयार किया गया था कि आसमान कद्र जो खुद खाने का बहुत बड़ा शौकीन था वो भी उसे ना पहचान पाया। अब जाने आलम अपने इस वार पर, अपने इस अदा पर बड़े कायल हुए। अब नवाब लोग ऐसी ऐसी चीज़ों पर ही कायल हो जाया करते थे। खैर, शहजादे ने भी इस बात की दाद दी। अब कुछ दिनों बाद शहजादे ने वाजिद अली शाह को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। वाजिद अली शाह तो ये बात जानते थे कि ज़रूर खाने पर कोई ना कोई खेल ज़रूर होगा, उन्हें आजमाया जाएगा, इसलिए वो पहले ही चौकन्ने होकर वहाँ पहुँचे। देखा तो दस्तरखान पे क्या क्या लाजवाब खाने लगे हैं। बिरयानी, गोश्त, सालन, तरकारी, पापड़, अचार, चटनी, आजी जो कहिए वो सब कुछ वहाँ मौजूद था। तो जाने आलम ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह कबाब से की। कबाब खाया, लेकिन ये क्या, कबाब तो मीठा। तरकारी खाई, वो भी मीठी। बिरयानी खाई, वो भी मीठी। पुलाव खाया, वो भी मीठा। अजी अचार पापड़ तक मीठे। अब वो बेचारे बड़े चौकन्ने होकर सब चीज़ें धीरे धीरे खाने की कोशिश करते, लेकिन हर कदम पर धोखा ही खाते जाते।
वाजिद अली शाह शहजादे के कायल हुए और उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये करिश्मा आखिर है किसका। तो पूछने पर पता चला कि ये करिश्मा दरअसल लखनऊ के एक सादा लौ बावर्ची शेख हुसैन अली का है, जिसने ये करिश्मा कर दिखाया है। खजाने ज़रो गौहर पे खाक डाल के रख, हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं, दिल निकाल के रख। खजाने ज़रो गौहर पे खाक डाल के रख, हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं, दिल निकाल के रख। हमें तो अपने समंदर की रेत काफ़ी है, तू अपने चश्मे बेफैज को संभाल के रख। तो लड़की ने कहा कि मुरब्बे तो अब हम ना खाएं, लेकिन ये दास्तान, ये किस्सा सुन के खाने का मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगाई है। लेकिन आप ये बताइए कि ये लखनऊ वाले हमेशा गोश्त 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 ही करते रहते हैं। भाई वेजिटेरियन लोगों के लिए, यानी कि मेरा मतलब है कि दाल वाल का कोई किस्सा नहीं है क्या? दाल का किस्सा तो सुनिए। दाल का किस्सा कि आसफुद्दौला के ज़माने में शाही दरबार में एक बावर्ची हाजिर हुआ, और वो बावर्ची बड़ा अजीब व गरीब था। वो सिर्फ और सिर्फ दाल पकाता था, और दाल नहीं, दाल में भी सिर्फ उड़द की दाल पकाता था। तो सबको हैरत हुई कि शाही बावर्ची तो जाने क्या क्या पका लेते हैं, 52 तरह के पुलाव, 36 तरह की बिरयानी, और ये सिर्फ दाल पकाते हैं, और दाल में भी सिर्फ उड़द की दाल पकाते हैं। और उस पर भी नखरे ऐसे हैं कि इन्होंने शर्त लगाई कि 500 रुपए से कम 1 रुपया नहीं लूंगा, और मेरी 2 शर्तें और होंगी। खैर वो जमाना आसफुद्दौला का था, जिनके बारे में कहा जाता था कि जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। तो आसफुद्दौला ने 500 रुपए तस्लीम किए और कहा बाकी 2 शर्तें भी बता दीजिए। तो बावर्ची ने फरमाया कि पहली शर्त यह है कि जब आपको दाल खानी हो मुझे कम से कम 1 दिन पहले बता दें, मैं सारी तैयारियां कर लूं। दूसरी शर्त यह है कि जिस वक्त दाल पक जाए, चूंकि मैं बड़े जतन से पकाऊंगा, तो आप बगैर किसी ताखीर के उसी वक्त दाल खाने के लिए आ जाएं। बादशाह ने वो 2 शर्तें भी मान ली। वो बावर्ची काम पर आने लगा। एक दिन बादशाह ने दाल खाने की ख्वाहिश जाहिर की। अगले दिन बड़े जतन से बावर्ची ने उड़द की दाल पकाई और बादशाह को बुलावा भेजा। अब नवाब साहब थे, किसी काम में मसरूफ हो गए, लिहाजा देर हुई। बावर्ची ने दूसरा बुलावा भेजा, फिर से वही आलम। जब तीसरी बार बुलाने पर भी नवाब नहीं आए तो वो बावर्ची ताव खा गया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, और वो दाल जो उसने बड़े जतन से पकाई थी वो एक सूखे हुए पेड़ की जड़ में उलटकर वहां से चला गया। नवाब ने जब ये सुना तो उनको बड़ा रंज हुआ। उन्होंने उस बावर्ची का बहुत पता लगवाया, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। और बाद में लखनऊ वालों ने एक चमत्कार देखा कि वो बावर्ची जिस सूखे हुए पेड़ में वो दाल उलट कर गया था वो हरा हो चला था। तो लड़की ने कहा कि वाह, यहाँ के तो कबाब भी करिश्माई, मुरब्बा भी करिश्माई, और अब तो दाल भी करिश्माई। तो किस्सों का तो ऐसा है कि किस्से तो इतने हैं लखनऊ के कि इस रेख्ता में सुनाने बैठे तो अगला जश्न रेख्ता आ जाए। दास्तान गो ने कहा कि किस्से तो खैर चलते रहेंगे, लेकिन शुक्रिया तुम्हारा कि तुम आई और मुझ जैसे बूढ़े को जो गर्दे फरामोशी ओढ़ कर पड़ा हुआ था, तुमने आकर मुझे अपने माजी की याद दिलाई। एक पल को ही सही, लेकिन मुझे अपना वो गुजरा ज़माना याद आ गया। खैर, लेकिन एक किस्सा तुम और सुनो। वो है फ़ुनून लतीफ़ा का किस्सा, जिसके बिना ये सारा किस्सा, सब कुछ दास्तानें अधूरी हैं। वो है रक्स और मौसीकी का किस्सा। तो हुआ यूं कि एक बार लखनऊ की जीनत अच्छन महाराज जलवा अफरोज हो रहे थे। कत्थक की महफिल सजी थी। अब अच्छन महाराज, सांवला रंग, बेडौल शरीर, मुंह पर मोटा सा मस्सा, मोटी सी नाक, यानी कि हाजरीन दुनियावी पैमाने के हिसाब से वो जरा भी खूबसूरत नहीं थे। लेकिन जब वो कत्थक करते, जब वो अपने भाव दिखलाते, तो हुस्ने मुजस्सिम बन जाते। उनका खुद का एक कौल था कि सूरत में क्या रखा है,
हुस्न तो अदाओं का जादू है। हुस्न तो अदाओं का जादू है, मूरत में क्या रखा है। खैर, उस दिन महफिल थोड़ी बेतकल्लुफी इख्तियार किए हुए थी। अच्छन महाराज कथक पर अपने भाव दिखला रहे थे और बंदिश थी मोहे छेड़त गिरधारी रे। अब महफिल में से किसी एक शख्स ने अच्छन महाराज पर तंज कसा। हाँ, अपनी सूरत देखी है तुमने आईने में? मोहन और तुम्हें छेड़ेंगे। हाँ। सारी महफिल ठहाका मारकर जोर जोर से हंसती, लेकिन अच्छन महाराज बिल्कुल खामोश रहे और फिर तिरछी निगाह करके उस शख्स के जानिब 2 घड़ी देखा। अपने अब्रू कमान की तरह ताने और जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार पर निशाना साध रहा हो। देखते रहे और फिर 2 घड़ी मुस्कुराकर बांकपन से मुंह झटक लिया। फिर उस शख्स की तरफ घूम कर देखा और कहने लगे, क्यों, अब तो हमें मोहन छेड़ेंगे? महफिल कह उठी, छेड़ेंगे, जरूर छेड़ेंगे। और पूरी महफिल अश अश कर उठी। लेकिन वो शख्स जिसने अच्छन महाराज पर तंज कसा था, अब उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने भागकर अच्छन महाराज के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। लेकिन अच्छन महाराज तो अच्छन महाराज, उन्होंने उसे बड़े प्यार से माफ करके कहा कि तुम जाओ, अपनी जगह पर बैठो। लेकिन उसके बाद रक्स की जो महफिल जमी हाजरीन, ये कहना मुश्किल था कि वो अच्छन महाराज नहीं, वो कोई मर्द नहीं, बल्कि कोई ब्रज की कोमलांगी बाला है। ऐसा लगता था देखने से कि कोई मर्द नहीं दिखता। किसी मर्द के भाव कोई मर्द किसी औरत के भाव इतनी खूबसूरती से अदा कर दे, ये सिर्फ अच्छन महाराज ही कर सकते थे। देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। उस लड़की ने दास्तान गो को सलाम किया, उनसे कहा कि लखनऊ खुशकिस्मत है कि वहाँ आप हैं, लखनऊ खुशकिस्मत है कि उसमें आप जैसे दास्तान गो हैं, और मुझे यकीन है कि जब तक आप जैसे लोग हैं जो लखनऊ के किस्से इस खूबसूरती से सुनाते हैं, तब तक पूरे आलम में उन कदरों का जलवा रहेगा जो लखनऊ अपने साथ लेकर चलता है। उस दास्तान गो ने जवाब में कहा कि बेटी, मुझे तो तुम्हारे आने पर यहाँ खुशी है कि मैं जो ये मान चुका था कि अब इन किस्सों को नवाजने वाला कोई नहीं और नई नस्ल को इनमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तुम यहाँ आई और तुमने जिस दिलचस्पी से ये किस्से सुने, मुझे ये यकीन हो गया कि कहानियाँ बाकी रहेंगी, किस्से बाकी रहेंगे, क्योंकि जब तक सुनने वाले हैं तब तक सुनाने वाले हैं। कहानी सुनना कहानी सुनाने का बुनियादी मरहला है। कहानी सुनने वाले अगर नहीं रहेंगे तो कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मोहब्बत बाकी रहेगी। इस पर मुझे शक है, क्योंकि इंसान सारा ज्ञान भूल जाता है, सारे तथ्य भूल जाता है, सारी तारीख भूल जाता है, याद रहती हैं तो सिर्फ कहानियाँ। इसीलिए ये कहानियाँ मोहब्बत की, लखनऊ की, भाईचारे की, तहजीब की, अखलाक की सुनाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस दौर में। और बेटी, मुझे तो एक बात ये भी याद आई कि जिस खूबसूरती से तुमने ये किस्से सुने हैं, मुझे यकीन है कि तुम खुद भी बहुत अच्छा सुनाती होगी, तो एक किस्सा तुम भी सुना दो और इस महफिल का इख्तिताम तुम्हारे ही किस्से से हो। लड़की ने कहा, देखिए मुझे किस्से विस्से तो नहीं आते, लेकिन हाँ, लखनऊ के ही बड़े महबूब शायर मजाज लखनवी की एक नज्म है जो मुझे आती है। आप कहें, आप मेरे साथ पढ़ें। मजाज का जिक्र आया तो दास्तान गो को अपनी जवानी याद आ गई। उसने उस लड़की से कहा कि मजाज की एक नज्म पहले मैं तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि इन सारे किस्सों में लखनऊ का एक रंग तो रही गया, लखनऊ की आशिकी का रंग, लखनऊ की मोहब्बत का रंग।
तो किस्सा नहीं बल्कि नज्म में देखें कि लखनऊ वाले जब मोहब्बत का इजहार करते हैं तो किस सलीके से करते हैं। कहते हैं मजाज कि अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूं मैं, अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूं मैं, क्या समझती हो कि तुमको भी भुला सकता हूं मैं। अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूं मैं, क्या समझती हो कि तुमको भी भुला सकता हूं मैं। दिल में तुम पैदा करो पहले मेरी सी जुर्रतें और फिर देखो कि तुमको क्या बना सकता हूं मैं। दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज को, दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूं मैं बहुत सरकश हूं लेकिन एक तुम्हारे वास्ते, मैं बहुत सरकश हूं लेकिन एक तुम्हारे वास्ते दिल बिछा सकता हूं मैं, आंखें बिछा सकता हूं मैं। तुम अगर रूठो तो एक तुमको मनाने के लिए, तुम अगर रूठो तो एक तुमको मनाने के लिए गीत गा सकता हूं मैं, आंसू बहा सकता हूं मैं। सर पे रख सकता हूं ताजे किश्वरे नूरानिया, सर पे रख सकता हूं ताजे किश्वरे नूरानिया, महफिले खुर्शीद को नीचा दिखा सकता हूं मैं कसम खाता हूं अपने नुत्क के एजाज की, तुमको बज़्मे माहो अंजुम में बिठा सकता हूं मैं। तुम के बन सकती हो हर महफिल में फिरदौसे नजर, तुम के बन सकती हो हर महफिल में फिरदौसे नजर, मुझको ये दावा कि हर महफिल पे छा सकता हूं मैं। हाजरीन, ये है मोहब्बत का जादू। तो मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत फैलाइए। और अब मजाज की वो नज्म, लखनऊ के बारे में वो नज्म जो अपने आप में ये सारी खुसूसियात अया कर देती है जो दास्तान गो ने अपने सारे किस्सों में बताई। फिरदौसे हुस्नो इश्क है दामान लखनऊ, फिरदौसे हुस्नो इश्क है दामान लखनऊ, आंखों में बस रहे हैं गजालान लखनऊ, आंखों में बस रहे हैं गजालान लखनऊ। मुतरिब भी है शराब भी अबरे बहार भी, शिराज बन गया है शबिस्तान लखनऊ, एक नौ बहार नाज को ताके है फिर निगाह, वो नौ बहार नाज की है जान लखनऊ, एक नौ बहार नाज को ताके है फिर निगाह, वो नौ बहार नाज के है जान लखनऊ। दस्ते जुनू को रोकिए, ये शेर खास तौर पे सुनिए, ये लखनऊ के लिए नहीं है, ये इस मुल्क के लिए है। दस्ते जुनू को रोकिए, ये खप्त छोड़िए, रुसवा है यूं ही चाके गराबाने लखनऊ। अब इसके बाद सुबह है और सुबह नौ मजाज, अब इसके बाद सुबह है और सुबह नौ मजाज, हम पर है खत्म शाम गरीबान लखनऊ, हम पर है खत्म शाम गरीबान लखनऊ, हम पर है खत्म शाम गरीबान लखनऊ। शुक्रिया।